अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग साइंस में आज देखेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हम लोग देखेंगे प्रत्यास्थ तो प्रत्यास्थता हम लोग जानते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें प्रत्यास्थता क्या है। प्रत्यास्थता बहुत पूछता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेस्टिसिटी। इलेस्टिसिटी बेटा यानी पदार्थ का वह गुण जिस पर बाह्य बल लगाकर बेटा उसके आकार को बिगाड़ा जाए या उसकी लंबाई को बढ़ाया जाए और पुनः बल हटाते ही वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटे, तो उसके इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं, इलेस्टिसिटी कहते हैं। ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रत्यास्थता है, तन्यता है, हार्डनेस है, ब्रिटिलनेस है। ये सब कौन से गुण हैं? मैकेनिकल। पदार्थों के ये सब कौन से गुण हैं? हाँ, मैकेनिकल गुण है, यांत्रिक गुण है। इन्हीं के आधार पर हम लोग जो है पदार्थों का चयन करते हैं कि कौन सा पदार्थ हमारा किस काम में ज़्यादा सुटेबल रहेगा, उसका कहाँ पर प्रयोग किया जाए। तो इसलिए पदार्थों के बेटा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण, इन सब का इंजीनियरिंग में अध्ययन किया जाता है। तो ये जैसे आपका तन्यता है, कठोरता है, भंगुरता है, प्रत्यास्थता है, ये सब जो है यांत्रिक गुण में आते हैं और इसका आपको अध्ययन करना है और इससे एक आध क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो प्रत्यास्थता क्या है बेटा? तो जब हम लोग कोई बाह्य बल लगाकर किसी पदार्थ के आकार को बिगाड़ते हैं या बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उसे हम लोग विरूपक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? विरूपक, डिफॉर्म करते। तो जब हम किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाते हैं और उसके रूप को बेटा बिगाड़ते हैं और पुनः बल हटाते ही वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो उसके इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, इलेस्टिसिटी कहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो धातु विरूपक बल का ज़्यादा विरोध करेगा वो ज़्यादा प्रत्यास्थ कहलाएगा। जो पदार्थ हमारे बाह्य बल का, जिसे विरूपक बल कह रहे हैं, उसका रूप बिगाड़ रहे हैं, उसका जितना ही ज़्यादा विरोध करेगा वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाएगा। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि रबर है और लकड़ी है, इस्पात है, तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ आपका स्टील, इस्पात, क्योंकि वो हमारे विरूपक बल का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है, अपना जो है आकार या रूप बिगड़ने नहीं दे। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है प्रत्यास्थता क्या है, तो और इसमें एक आध क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है कि भाई लकड़ी है और रबर है और आपका स्टील है, तो इनमें
सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है, तो आप कहेंगे कि स्टील या इस्पात सबसे अधिक प्रत्यास्थ। क्लियर हो गया? यानी बेटा जो वस्तु या पदार्थ, जो पदार्थ या वस्तु बेटा, जो पदार्थ बाह्य बल का जितना अधिक विरोध करता, बाह्य बल को विरूपक बल करता। बाह्य बल हम लोग लगा रहे हैं, खींच रहे हैं बेटा या दबा रहे हैं, तो उसके आकार को बिगाड़ रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विरूपक बल। क्या कहें? हाँ, विरूपक बल का जितना अधिक विरोध करता है, जितना अधिक विरोध करता है, वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है। जैसे बेटा, जैसे इस्पात यानी स्टील जिसे कहते हैं, इस्पात अथवा स्टील जो है, यह लकड़ी बेटा लकड़ी व रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, अधिक प्रत्यास्थ है। परिभाषा तो यही दी गई है बेटा कि हम पदार्थ का बाह्य बल लगाकर उसका आकार परिवर्तित करें और बल हटाते ही वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में, मूल अवस्था में लौट आए, तो उसके इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। तो किस गुण के कारण वो वापस लौट के आ रहा, यानी वो हम बाहर की ओर वस्तु को खींच रहे हैं, तो उसके अणु जो है अंदर की ओर खींच रहे हैं। तो वो जो है रबर जो है कम प्रत्यास्थ है। रबर क्या है? कम प्रत्यास्थ है। इससे अधिक ये वाला लकड़ी प्रत्यास्थ है। इससे ये कम है, ये ज्यादा है बेटा प्रत्यास्थ। ये ज्यादा प्रत्यास्थ है लकड़ी, और स्टील जो है सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है बहुत। और तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो जितना ही हमारे बल का विरोध करे, हम बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो जो पदार्थ अंदर की ओर ज्यादा खींचे तो वो ज्यादा प्रत्यास्थ कहलाएगा। तो इन सब में देखिए स्टील है, हम लोग स्टील को खींचते हैं तो वो उसका रूप क्यों नहीं बिगड़ता? क्योंकि स्टील के अणु अंदर की ओर ज्यादा बल लगा पाते हैं और हमारे बल का सबसे अधिक विरोध करते हैं। इसलिए स्टील को हम लोग पहले ही खींच नहीं पाते हैं, और अगर खींचे भी उसको इधर उधर मान लीजिए डिस्टर्ब भी करें, ऐसे करें, छोड़ते हुए अपनी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? या खींचें तो खींचने ही नहीं देता। तो इस तरह से सबसे अधिक प्रत्यास्थ आपका बेटा स्टील है, उससे ज़्यादा जो है माने थोड़ा सा कम जो है लकड़ी है, और सबसे कम जो है आपका उल्टे चलेंगे तो रबर सबसे कम, या जिसे आप लोग इलास्टिक बोलते हैं कक्षा में, आपके मोजे में इलास्टिक है, तो वो सबसे कम प्रत्यास्थ है। उससे बल्कि ज़्यादा प्रत्यास्थ हमारी लकड़ी है, और सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है हमारा ये इस्पात है, स्टील। तो अब प्रत्यास्थता को आप समझ गए। अब बेटा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? अब इसको समझिए कि जब हम लोगों ने खींचा बेटा, रबर को भी खींच रहे हैं, इस्पात को खींच रहे हैं, किसी भी वस्तु को आप खींच रहे हैं,
तो वह पदार्थ जो है हमारे बाह्य बल, खिंचाव बल के विपरीत में एक बल लगा रहा है, जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। तो हम जो है खींचने में उसके बल के, जो अंदर की ओर खींच रहा, हम बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो जो अंदर की ओर उसके अणु खींच रहे हैं, उस बल के विरुद्ध हम ज़्यादा बल लगाकर और उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं। हम लोग अगर ज़्यादा बल लगा रहे हैं बेटा, ज़्यादा बल लगा रहे हैं और खींच रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है या स्प्रिंग ही है, ये स्प्रिंग है, ऐसे ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है बेटा। अब इसको हम लोग खींच रहे हैं, इधर की ओर बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इसकी लंबाई में मान लीजिए इसको खींच दिया, तो इसकी लंबाई में वृद्धि जो है थोड़ा सा हो गई, यल हो गई, यल स्मॉल यल या एक्स मीटर हो गई, कुछ भी इसकी लंबाई बढ़ गई, लंबाई में वृद्धि हो गई। कितना हो गई? यल मीटर की या एक्स मीटर की लंबाई में इसकी वृद्धि हो गई। और फिर जो है जैसे ही बल हटाएंगे बेटा, तैसे ही ये जो है पुनः वापस चलेगा। तो हमारे द्वारा, आपके द्वारा एक कार्य हो रहा है ना। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो आपने स्प्रिंग पर बेटा बल लगाया और इसकी लंबाई या विस्थापन आपने एक्स मीटर या स्मॉल यल मीटर बढ़ा दिया, तो इस फार्मूले से आपने जो है कार्य किया। और ये कार्य जो हम कर रहे हैं बेटा, उसके स्प्रिंग ऊपर की ओर खींचेगी, हम लोग नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो उसके आकर्षण बल या जो भी बेटा आंतरिक खिंचाव बल के जो विरुद्ध हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है, कार्य ऊर्जा है, तो वही ऊर्जा इस स्प्रिंग में संचित हो जाती है और जिसे हम कहेंगे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। क्लियर है? ऐसे ही आप जो है बेटा ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऐसे ही स्प्रिंग को दबावें तो वो बाहर की ओर फेंकना चाहते, जैसे आपके साइकिल का, जैसे मोटरसाइकिल का साकर, तो हम लोग उसे दबाते हैं, वो क्या करता है, हमको बाहर की ओर ढकेलता है, इसलिए हमको जर्क कम लगता है, झटका कम लगता है गड्ढे वगैरह पर। तो दबी हुई स्प्रिंग है, उसको हम लोग दबाए हुए हैं या खींच रहे हैं, तो हमारे द्वारा खींचने में जो कार्य किया जा रहा है या दबाने में जो कार्य किया जा रहा है, वो भी जो है स्प्रिंग में वो कार्य ऊर्जा जो है वो किस रूप में संचित हो रही है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। अब अगली बात सुनिए। जैसे बेटा दो आवेश समान है, जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन है, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन हम उनको नजदीक ले आवे तो उनके प्रतिकर्षण बल से हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब वो जो है पास आएंगे। तो उनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यदि हम ज्यादा बल लगाकर और उनको विस्थापित करके पास ले आवे तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, और इस कार्य करने से उनकी, उस निकाय की जिसमें हम जो है इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं बेटा या उनको नज़दीक ला रहे हैं, तो उनकी क्या हो जाएगी? स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसे कहेंगे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। ये समान आवेश हो गए। विपरीत आवेश में क्या है? आकर्षण है। एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, एक प्रोटॉन ले लीजिए, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट हैं, तो बेटा अपने पास खींच रहे हैं। अब अगर हम उनको दूर हटाएं, तो दूर हटाएंगे तो बल लगाएंगे और दूर हटाकर विस्थापित हो रहा है, तो हमारे द्वारा जो कार्य ऊर्जा होगी वो जो है उनकी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा को या स्थिति ऊर्जा को बढ़ा। ठीक है ना? बोलिए भाई। तो ये सब बेटा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के उदाहरण है। प्रत्यास्थता क्या है कि भाई वस्तु अंदर की ओर खींच रहे या बाहर की ओर खींच रहे हैं, और बल हटाते ही वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आ रही है।
इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। और इसके आधार पर जो उसमें ऊर्जा संचित होगी उसे हम कहेंगे प्रत्यास्थ स्थिति। तो इस तरह से बेटा समान आवेश इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन वो बल लगा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपने से दूर ढकेल रहे हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसके कारण जो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है उसी को कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अथवा स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे तो क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो सेम ऐसे ही वो एकदम मिलता जुलता हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं बेटा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। अब आपकी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं बेटा या तार को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग को आपने बल F लगाया बेटा, ये स्प्रिंग हो गई। इसमें बेटा बल आपने F लगाया और इसकी लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि चाहे x या स्मॉल l मीटर हुई बेटा। तो F समान अनुपात L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, तब जो है F समान अनुपात स्मॉल l हो जाएगा और F बराबर जो है KL हो जाएगा। बोलिए ना, F बराबर KL। L क्या है, लंबाई में वृद्धि चाहे x रखिए। अब बेटा K क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। K क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। जब हम लोग बेटा समान अनुपाते का चिन्ह हटाते हैं, जाहिर सी बात है ज्यादा बल लगाएंगे तो इस पर ज्यादा बल लगाएंगे तो लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, कम बल लगाएंगे तो लंबाई कम बढ़ेगी। इस तरह से हो गया F समान अनुपात L और F बराबर KL। के कांस्टेंट है या स्थिरांक है जिसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहें, क्या कहें, है? हाँ, बल नियतांक भी कहेंगे। तो K क्या हो गया, एक तरह से आपका बल नियतांक। वही है, बल नियतांक कहिए अथवा स्थिरांक कहिए अथवा कांस्टेंट कहिए, ये हो गया। और L क्या है, लंबाई में वृद्धि। L क्या है, लंबाई में वृद्धि। तो ये हो गया, इतना न्यूटन हो गया एक तरह से बल, इतना न्यूटन। अब अगली पॉइंट बेटा हम लोग कहेंगे जब स्प्रिंग पर बल नहीं लगा, जब स्प्रिंग पर बेटा, स्प्रिंग पर बल नहीं लगा है तब बल F1 बराबर 0, नहीं बल लगा। और दूसरा बेटा जब बल लगाकर L दूरी बढ़ाते हैं बेटा, L लंबाई बेटा या लंबाई जो है, लंबाई बढ़ाते हैं तब बल है, मान लीजिए बेटा F2, तब बल कौन सा, F2 है।
तो औसत बल कितना होगा? औसत बल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो औसत बल कैपिटल F बराबर हो गया, औसत बल कैपिटल F बराबर हो जाएगा बेटा F1 प्लस F2 बटे 2। F1 का मान 0 है और F2 का मान KL है, ऐसे कर लीजिए या ऐसे। तो ये बेटा हो गया, बराबर हो गया बेटा चलिए इसको 0 रख दिया और प्लस जो है के यल रख दिया और बटे 2। F2 का मान एक तरह से बेटा KL है और F1 का मान 0 है। ये यहाँ से देखिए, जब बल लगाकर बेटा और उसकी लंबाई बढ़ाते हैं तब F बराबर KL हो जाता है। तो ये F2 लगाया तो F2 बराबर KL रख दिया तो हो गया 1/2 KL। तो इतना बल का मान आया बेटा, इतना न्यूटन। ठीक है, अब इस बल द्वारा किया गया कार्य, इस बल द्वारा किया गया कार्य बेटा कार्य W या इसी को ऊर्जा कहेंगे, कार्य या ऊर्जा U बराबर F गुणे D होता है, बराबर F का मान आया 1/2, चाहे के L का मान x रखिए चाहे L रखिए, तो 1/2 KL। ये F का मान हो गया, ये F बराबर कितना, F बराबर देखिए इतना है तो यहाँ पर रख दिया F का मान इतना और गुणे कितना बढ़ाए बेटा, तो L मीटर बढ़ाए, तो D का मान L रख देंगे, D के जगह पर L रख देंगे एक और, तो बराबर हो जाएगा ½ KL²। ये आ गया। W या ऊर्जा बराबर ½ KX² के चाहे ½ KL²। और ये आएगा बेटा कार्य या ऊर्जा है तो ये जूल में आएगा। अब यही जो कार्य है यानी बेटा आ गया W बराबर आ गया ½ KL²। ये जो आ गया, यही आपने कहा कि जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, यही कार्य जो है बेटा वह स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः यही हो गई प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, अथवा इसी को क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ स्थिति, क्या कहेंगे, स्थिति ऊर्जा U बराबर ½ KL², इतना जूल। ठीक है, और वैसे बल का मान बेटा ये भी है, बल का मान ये भी है। ठीक है, अब बेटा ये तो रही बात आपके स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के जगह पर यदि हम लोग जो है कोई तार ले लेते हैं,
प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा ज्ञात हो गई बेटा, तो सारी ऊर्जा बराबर। अब प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा भी बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य ऊर्जा बराबर उष्मा ऊर्जा बराबर वैद्युत ऊर्जा बराबर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र हो गया। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। यदि स्प्रिंग के जगह पर बेटा कोई तार ले लें, स्प्रिंग के स्थान पर क्या ले लें, कोई तार ले लें। मान लीजिए कि एक तार ले लिया, ये तार है, इसकी प्रारंभिक लंबाई बेटा यहाँ से इसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L मीटर है, यहाँ पर ये कैपिटल L मीटर है। अब इस पर हम लोगों ने बेटा बल लगाया नीचे की ओर, इस पर बल F लगाया। बल F लगाने से इसकी लंबाई मान लीजिए कि लंबाई में वृद्धि जो है स्मॉल l मीटर, वृद्धि क्या होगी, लंबाई में वृद्धि बेटा, लंबाई में वृद्धि क्या मीटर हो गई, स्मॉल l मीटर, बल F लगाने से। बल F लगाने से लंबाई में, तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l मीटर की हो गई। तो बेटा किया गया कार्य, तार में संचित ऊर्जा अथवा किया गया कार्य। तो लिखेंगे बेटा तार में संचित, तार में संचित ऊर्जा या तार पर किया गया कार्य। तार पर किया गया क्या, तार में संचित ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा इसी को कहेंगे बेटा, अथवा तार पर किया गया कार्य। तो हो जाएगा बेटा W या U बराबर, कार्य को W कहेंगे बेटा या U कहेंगे, बराबर औसत बल 1/2 F हो गया और इनटू लंबाई में वृद्धि L, तो 1/2 FL हो गया। औसत बल क्या, हाँ F/2 हो गया और लंबाई में वृद्धि इतना हो गया। तो कार्य या ऊर्जा बराबर होता है ना, ऊर्जा बराबर ये हो गया बल बेटा, और गुणे ये होता है L क्या हो गया, विस्थापन। ये लिखाया गया W बराबर बल गुणे विस्थापन से, ये बात आ गई, ये फार्मूला। अब हम लोग बेटा इसको जो है A और L से भाग दे देते हैं। प्रारंभिक लंबाई इसकी L है और तार का अनुप्रस्थ काट, तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख देते हैं, का क्षेत्रफल बराबर कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अथवा मुंह का क्षेत्रफल। तार बेलनाकार होगा तो तार के मुंह का क्षेत्रफल हम लोग πr² से ज्ञात करें। तो तार के अनुप्रस्थ काट अथवा क्रॉस सेक्शनल एरिया को बेटा A है, प्रारंभिक लंबाई L कैपिटल L है मीटर है, और बल कैपिटल F लगाकर इसे खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल l मीटर की हो रही है। तो किया गया कार्य इतना जो है बेटा, इतना आंसर आएगा जूल में। इसमें आएगा जूल।
और यही जो है तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। अब दूसरा बेटा इसी को कहे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर बेटा 1/2 गुणे यफ में बेटा हम लोग भाग दे दें ए से और गुणे यल में भाग दे दें कैपिटल यल से। देखिए ना, इस एफ में भाग दिया कैपिटल ए से, इस स्मॉल यल में भाग दिया कैपिटल यल से, और ए यल से गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। आगे गुणे ए यल भी लिख दिया, ए और यल से भाग दे दिया और ए यल से ऊपर वाले सूत्र में गुणा भी कर दिया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए तो यही हो गया बेटा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर या W बराबर बेटा हो गया 1/2 F बाई A को प्रतिबल कहें। क्या कहें? गुणे प्रतिबल गुणे L बटे कैपिटल L को विकृत कहेंगे। क्या कहेंगे? विकृत गुणे तार का आयतन A गुणे L क्या हो गया? तार का आयतन। ये हो गया A गुणे L जो है वो तार का ये आयतन है बेटा, ये L, और ये जो है विकृति है और ये जो है प्रतिबल। तो इस तरह से आपका जो है एक फार्मूला ये बन गया ऐसे। अगर आपको बेटा प्रतिबल और विकृति भी दिया हुआ है और तार का आयतन दिया हुआ, पूछ रहा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो आप इस फार्मूले से ज्ञात करें। इतना जूल आ जाए। क्लियर है? प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्र। प्रतिबल बराबर क्या होता है यहां से देख लीजिए, बहुत पूछता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बराबर बल जो है बेटा F है और क्षेत्रफल A। तो ये हो गया प्रतिबल। ठीक है ना? बोलिए भाई। दूसरा का बेटा आपका विकृत। विकृत भी बहुत पूछता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृत बराबर होता है बेटा लंबाई में वृत्त, लंबाई में वृत्त बटे प्रारंभिक लंबाई, बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि बेटा स्मॉल यल मीटर है और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल यल। तो इस तरह से यल बटे कैपिटल यल हो गया। लंबाई में वृद्धि स्मॉल यल बटे कैपिटल यल, दोनों का मात्रक मीटर मीटर होगा, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। तो विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि स्मॉल यल बटे प्रारंभिक लंबाई कैपिटल यल, और आयतन बराबर होता है बेटा, तो ये हो गया। और अगला जो है आयतन, ये घेर लिया, बोलिए भाई ना। ये हो गया बेटा, इधर ये हो गया आपका। अब जो है हम लोग ले रहे हैं आयतन, तार का आयतन। तो आयतन बराबर होता है बेटा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई होता है और लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल भी कहते हैं। बोलिए ना बेटे। तो इसी को इतने को हम लोग जो है लिखेंगे क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। बोलिए ना। और क्षेत्रफल कितना ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ये है और ऊंचाई कितना है यल। ऊंचाई कितना यल। तो इस तरह से आयतन को हम लोग लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कहेंगे और क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए माना गया है बेटा। तो यहाँ क्षेत्रफल के जगह पर ए रख दिया और ऊंचाई जो है यल है यानी लंबाई यल है तो यल रख दिया। इस तरह से एल क्या हो गया, ए गुणे यल क्या हो गया, तार का कुल आयतन। तो इस तरह से आयतन के जगह पर एल लिखा होगा। समझ में आ गया। अब बेटा प्रतिबल भी बहुत पूछता, विकृति भी बहुत पूछता और ये हो। तो अब आपकी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा बेटा अथवा तार पर किया गया कार्य का मान आ गया 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। अब अगर आपसे कहा जाए बेटा अगली पॉइंट कहा जाए कि एकांक आयतन में क्या, हाँ इकाई आयतन में या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा तो कुल आयतन से भाग दे दें तो आयतन से आयतन कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। तो ऊर्जा बराबर हो गया 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। ये फार्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा बोले भाई। तो यही आपको लिखाया गया है। सारी बातें समझ में आ गई। चलिए तो ये क्लास यही ओवर होता है, फिर अगले टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।